हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। आपके लिए वो क्लासरूम पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई बेहतर क्यों होती थी वो हम समझते हैं। इसीलिए हम आपके लिए उस क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई का अंदाज ऑनलाइन नेटवर्क पर लेकर आते हैं। अगर स्पेशली आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशल कोचिंग क्लासेस पाना चाहते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल, तो आप दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़कर अपनी पढ़ाई अपनी शर्तों पर पूरी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आपके लिए पहुंच चुके थे। हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 या 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करा दिए थे। उसी चेन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल इसी नियम का एक क्वेश्चन कल की डेट में हम बता चुके हैं। उसी चेन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सीधे हम आपकी पढ़ाई पर ले चलते हैं। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, और इस बार के पेपर में इसी रूल के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो जो पहले क्वेश्चन का रूल बनता है वो आते हैं, या तो ये आता है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के रूल का टॉपिक का क्वेश्चन पिछले 2 बार से आया हुआ है। इस बार आसार ये बनते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस भी बनाना हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाना हो, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना हो। तो चलिए इलस्ट्रेशन 8। नीरज इंजीनियरिंग कंपनी के एक मशीन पुर्जे का निर्माण करती है। 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित निम्न आंकड़े हैं। क्या? स्टॉक 1 जनवरी 2016 को, तो जो 1 जनवरी को दिया गया है वो तो ओपनिंग है। स्टॉक 1 जनवरी 2016 को, कच्ची सामग्री 5000, तैयार माल 9000। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 2 ओपनिंग दिए गए हैं। फिर स्टॉक 31 दिसंबर 2016 को, ये तो क्लोजिंग रहा। डेट दी गई है कच्ची सामग्री, तैयार माल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है। कच्ची सामग्री का क्रय 25,000, मजदूरी 12,200, विक्रय 70,750। यहाँ तक तो ये सूचनाएं जो हैं ये फाइनेंशियल बुक में मिली हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कॉस्ट बुक में भी शामिल होती हैं, जैसे मटेरियल, लेबर। अब ये सब चीज़ें तो कॉस्ट बुक में भी होती हैं, और अगर स्पेशली कोई अलग सूचना नहीं आती तो हम दोनों में उसको सेम मानते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कारखाना व्यय 8,650, कार्यालय व्यय 6,850। चलिए मान लिया ये एक्चुअल अमाउंट दिया है। तो मैंने आपको ये पीछे बताया है कि जो एक्चुअल अमाउंट दिए होते हैं वो फाइनेंशियल बुक की चीज़ें होती हैं।
और जो परसेंटेज दिया जाता है वो कॉस्ट बुक की चीज़ें होती हैं। विक्रय मूल्य लागत में 25% जोड़कर निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त विवरण से बनाइए लाभ हानि खाता, वो तो बन ही जाना है। निर्माण की लागत दर्शाते हुए एक विवरण पत्र कारखाना उपरिव्यय मूल लागत पर 25% तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय पर 75% से निकालिए। कारखाना उपरिव्यय पर 75% से निकालिए और उसके बाद लागत में 25% जोड़कर लाभ वो विक्रय मूल्य निर्धारित करना है। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। फिर लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान, मतलब हमने ये कहा था कि या तो दोनों बुक की सूचना होगी या फिर हमें दोनों बुक प्रिपेयर करना होगा, कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक। जब हम दोनों बुक बना लेंगे तब कहीं जाके रिकॉन्सिलिएशन बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन उसी नियम का है, हमें पहले दोनों बुक बनानी होगी तब जाके कहीं रिकॉन्सिलिएशन बनेगा। अब मुद्दा ये बना कैसे कैसे, तो मैंने ये कहा था कि जो वास्तविक सूचना दी गई होती है, लेकिन वो किसके संदर्भ में, मटेरियल के संदर्भ में नहीं, मजदूरी के संदर्भ में नहीं। मटेरियल और मजदूरी तो दोनों पुस्तकों में दिखाई जाती है, तो हम ये मानेंगे कि दोनों जगह वो एक समान रहेगी। जब तक कोई स्पष्ट निर्देश ना दिया हो उसमें हम अंतर नहीं मानते। तो मटेरियल और मजदूरी हम दोनों पुस्तकों के लिए एक बराबर मान लेंगे। मेन बात आती है ओवरहेड की, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग। तो यहाँ ये बात कही गई है जो एक्चुअल अमाउंट दिए गए होते हैं वो फाइनेंशियल बुक के लिए मानेंगे और जो परसेंटेज दिया गया होता है वो कॉस्ट बुक के लिए मानेंगे। दोनों अलग अलग बुकें बनेंगी, तब फिर दोनों बुक के लिए हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। मैंने पूरी बात क्या कहा, यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी बुक प्रिपेयर नहीं है, तो मतलब पहले सारा गड़बड़ घोटाला हमें करना है फिर उसको सही करना है। मतलब पहले हम दोनों बुक बनाएंगे, फाइनेंशियल बुक, कॉस्ट बुक दी गई सूचना से, फिर दोनों के परिणाम मिलेंगे, फिर उन परिणामों का हम समाधान निकालेंगे। तो मतलब सब कुछ हमें खुद से करना है। अब मुद्दा ये बना कैसे, तो जो वास्तविक सूचना दी गई होती है ओवरहेड के संदर्भ में, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, अगर इनके एक्चुअल अमाउंट दिए गए हैं तो वो फाइनेंशियल बुक में शामिल किए जाएंगे और जो इनका परसेंटेज संबंधित सूचना आती है वो कॉस्ट बुक के लिए होती है। मटेरियल और लेबर तो दोनों में हम सेम मानते ही हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम दोनों बुक बनाते हैं, फिर दोनों बुक बना लेने के बाद तब रिकॉन्सिलिएशन के बारे में आगे बढ़ चलेंगे। ठीक, तो कॉस्ट बुक भी बनानी है और फाइनेंशियल बुक भी बनानी है। चलिए हम पहले सब के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं, फाइनेंशियल बुक के लिए, कॉस्ट बुक के लिए, ठीक, रिकॉन्सिलिएशन के लिए, ताकि ये अनप्रोडक्टिव वर्क जो होते हैं, जो समय ले जाता है, वो ना लगे। ठीक, नहीं तो बार बार जब हम उसी दिशा में मुड़ते हैं ना तो दिक्कत होती है। चलिए इलस्ट्रेशन 8 है, तो पहले फाइनेंशियल बुक, तो फाइनेंशियल बुक कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फाइनेंशियल बुक के लिए। फाइनेंशियल बुक के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। ठीक, फाइनेंशियल बुक के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। चलिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे फाइनेंशियल बुक के लिए। फाइनेंशियल बुक के लिए जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, इधर हम रिकॉन्सिलिएशन बना लेंगे। रिकॉन्सिलिएशन तो बहुत छोटा सा प्यारा सा बनेगा, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर, इधर अमाउंट कह लीजिए या प्रॉफिट कह लीजिए, कुछ भी, वैसे ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रिकॉन्सिलिएशन में कुछ लिखा ही नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिखेंगे चलेगा। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक, सीधा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ ना लिखो, और चाहो तो पार्टिकुलर और अमाउंट लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर। ठीक, इलस्ट्रेशन 8। और फिर इधर हम कॉस्ट बुक के लिए बना लेते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि पहले सारे काम हम निपटा लेते हैं,
फिर बेहतर तरीके से अंजाम पे ले चलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये रहा पार्टिकुलर और ये रहा टोटल कॉस्ट। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो मैंने ये कहा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सूचनाएं तो दी गई हैं, परिणाम कोई नहीं दिया। और जब तक परिणाम नहीं दिया रिकॉन्सिलिएशन किस बात का। तो पहले हम दोनों बुक बनाएंगे, फाइनेंशियल बुक, कॉस्ट बुक। जब दोनों बुक बन जाएगी, दोनों के परिणाम पता लग जाएंगे, तब उससे हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, चलो हमने मान लिया। लेकिन एक बात करते हैं, मैंने अभी ये कहा कि जो वास्तव में एक्चुअल अमाउंट दिए रहते हैं वो फाइनेंशियल बुक के लिए हम मानते हैं, और जो परसेंटेज दिया रहता है वो कॉस्ट बुक के लिए मानते हैं। मतलब फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग की जो अमाउंट दी गई होगी वो फाइनेंशियल बुक में दिखा देंगे, और जो परसेंटेज दिया होगा वो कॉस्ट बुक में दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस ही बना दे रहे हैं फाइनेंशियल बुक। तो मैंने फाइनेंशियल बुक के लिए कहा था ये कोई ट्रेडिंग एंड पीएल बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं बनेगा। सिर्फ इतना आप याद रखिए, जितना खर्च या हानियाँ होंगी सब हम डेबिट कर देंगे, और जो भी हमारे लिए आय या लाभ होंगे, विक्रय होगा, वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक, ओपनिंग और खर्चे डेबिट करते हैं, क्लोजिंग विक्रय और आय क्रेडिट करते हैं। ध्यान देखिए, सबसे पहले स्टॉक लिखा है ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक शब्द नाम से हम दिखाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। और दोनों ओपनिंग यहाँ दिखा देंगे, मटेरियल का और एक फिनिश्ड गुड्स का। ठीक, फिनिश्ड गुड्स। चलिए, तो मटेरियल का कितना दिया हुआ है 5000, फिनिश्ड गुड्स का कितना दिया हुआ है 9000, दोनों मिलके 14000। ठीक, चलिए एक चीज़ तो मिल गई, आगे बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। ठीक, तो मटेरियल का क्लोजिंग कितना दे रखा है 7000 और फिनिश गुड्स का 3000। ठीक, दोनों मिला के कितना हो गया 10000। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना हुई होगी। मैंने अभी कहा जितना भी ओपनिंग दिया रहेगा वो डेबिट साइड में, और जितना क्लोजिंग दिया रहेगा वो क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे। अब आगे अन्य खर्चे देखते हैं। कच्ची सामग्री का क्रय, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टू परचेज, परचेज 25,000 रुपये का क्रय दिया हुआ है, खर्च है इसलिए डेबिट। मैंने क्लियर कट ये कहा कि फाइनेंशियल बुक बनाते समय जितने भी खर्चे हम करेंगे सारे खर्चे हम डेबिट दिखा देंगे। फिर मजदूरी दिया हुआ है 12,200, टू वेजेज 12,200। ठीक, 12,200। आगे वेजेज के बाद विक्रय, वो तो एट द एंड इधर दिखाया जाएगा बाई सेल, बाई सेल। विक्रय कितने रुपए दे रखा है 70,750। ठीक, ये इतनी सूचना तो हमने अभी दिखा दी। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, मजदूरी, सेल, सब कुछ दिखा दिया। अब आगे बात आई एक्चुअल अमाउंट की। वर्क एक्सपेंस दिया हुआ है, टू वर्क एक्सपेंस, और वर्क एक्सपेंस कितने रुपए दिया हुआ है 8,650 वर्क एक्सपेंस। फिर ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 6,850, ऑफिस एक्सपेंस 6,850। ठीक, अब सब कुछ तो हमें यहाँ मिल चुका। यहाँ तक तो उपलब्ध सूचना वास्तविक रूप से दी गई है। अब इधर हम जोड़ देते हैं 80,750, 80,750 इधर भी होना चाहिए। ज़रा इधर देखते हैं कितना हुआ 14,000, 25,000, 12,200, 8,650 और 6,850, 66,700 हो रहा है, माइनस 80,750, 14,050 रुपये का लाभ, 14,050 रुपये का लाभ, 14,050 टू नेट प्रॉफिट, 14,050 रुपये का लाभ।
वो भी किस बुक में? फाइनेंशियल बुक में। एक बुक की सूचना बन गई। मैंने ये कहा था हमें बनाना तो रिकॉन्सिलिएशन ही है, लेकिन पहले हम दोनों बुक बनाएंगे, जब दोनों बुक बन जाएगी तब रिकॉन्सिलिएशन बनेगा। फाइनेंशियल बुक बन गई, अब कॉस्ट बुक की ओर चलते हैं। तो अब सही मायनों में यूनिट कॉस्टिंग की शुरुआत हो गई। अब हम यूनिट कॉस्टिंग पे आ गए। पहला पार्ट पूरा रिवीजन समझ लो। तो कोई भी सामान हमें बनाना है तो सामान बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके बारे में कोई अलग से सूचना नहीं आई है। तो मैंने बार बार कहा है, जो चीज़ें दोनों पुस्तकों में दिखे और उसके बारे में कोई अलग से सूचना ना आए तो मानेंगे दोनों बुकों में एक समान है। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 था, यहाँ भी हम 5000 मानेंगे। फिर ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक के बाद ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेज कितने रुपए दे रखा है? 25,000, जोड़ दिया तो कितना आएगा? 30,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये यूनिट कॉस्टिंग का पूरा फॉर्मेट है। और मैंने बार बार कहा है, कोई सामान बनाना है तो सामान बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग कितना भी हमारे पास क्यों ना हो, फिर हम बाहर से कुछ खरीद के लेके आएंगे तो वो जोड़ दिया जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेज जोड़ दिया। फिर जैसे ही ओपनिंग में परचेज जोड़ दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हमारे उत्पादन प्रक्रिया से जो हटा दिया जाता है उसे ही क्लोजिंग स्टॉक कहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए? 7,000। ये निकल के आया 23,000। इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम कहता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुई होगी। बिल्कुल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। याद रखिएगा, हमें बनाना रिकॉन्सिलिएशन है। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, वास्तविक में सूचना दी गई है, उससे हम फाइनेंशियल बुक बनाएंगे। जो परसेंटेज दिया गया है उससे हम कॉस्ट बुक बनाएंगे। और जो सूचनाएं दोनों बुकों में दिखाई जाती हैं और उनके बारे में कोई अलग से सूचना नहीं आई है तो हम ये मानेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। लेकिन अभी वेजेज, क्योंकि मटेरियल के बाद अगला स्टेप किसका होता है? वेजेज का। ओपनिंग में परचेज जोड़ के क्लोजिंग घटा देते हैं मटेरियल का। मटेरियल कंज्यूम आ गया। मजदूरी 12,200, 12,200 दिया गया, 35,200। प्राइम कॉस्ट। अब ऐड हेडिंग पड़ेगी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च, वर्क एक्सपेंस। ठीक, वर्क एक्सपेंस कितना दिया हुआ? परसेंटेज देखते हैं। निर्माण की लागत दर्शाते हुए एक विवरण पत्र कारखाना उपरिव्यय मूल लागत पर 25% एट द रेट ऑफ 25% ऑफ पीसी, मूल लागत का 25%। तो 35,200 का 25% 8,800 जोड़ दिया गया। तो 35,200 में जोड़ दिया गया तो आ जाएगा 44,000 रुपये वर्क कॉस्ट। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। मैंने कहा था ना, जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया होगा वो फाइनेंशियल बुक का होगा और जो परसेंटेज दिया गया होगा वो कॉस्ट बुक का होगा। ऐड ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस पर होने वाले खर्च, ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ भी कह सकते हो। ऑफिस कितना दिया गया है? कार्यालय उपरिव्यय, कारखाना उपरिव्यय पर 75% एट द रेट ऑफ 75% ऑफ वर्क ओवरहेड या वर्क एक्सपेंसेस कह सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्क कॉस्ट होती है और ये वर्क ओवरहेड होता है। तो यहाँ वर्क कॉस्ट पे कहा गया होता तो हम इस पर निकालते हैं, और वर्क ओवरहेड पे कहा जाता है तो हम इस पे निकालेंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत बारीकी से पढ़िएगा कि वर्क ओवरहेड पे कहा गया है कि वर्क
कॉस्ट पे कहा गया है। तो यहाँ वर्क ओवरहेड का 25% कहा गया है। ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 75% ऑफ वर्क एक्सपेंसेस। तो मैंने बार बार कहा, अगर वर्क कॉस्ट पे कहा जाता है तो इस पे निकालते हैं, वर्क ओवरहेड पे कहा जाता है तो इस पे निकालेंगे। तो हम 8,800 पे निकालेंगे। वर्क ओवरहेड पे कहा 8,800 का 75% 6,600, तो ये जुड़ के आ गया 50,600। ठीक। वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना हुई होगी। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए दे रखा है? 9,000 फिनिश गुड्स दिया हुआ है। 59,600 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है? 3,000। तो 59,600 में से 3,000 निकल गया, 56,600, 56,600। ठीक। अब सेलिंग प्राइस की बात की गई, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि सेलिंग प्राइस 25% जोड़कर, तो लागत मूल्य में 25%, ये टोटल कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं। पर लागत मूल्य में 25% जोड़कर, तो मतलब 25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो 56,600 का 25% 14,150 जोड़ देंगे, 70,750, 70,750। क्लियर? यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार आपसे ये कहा कि जो एक्चुअल अमाउंट दिए जाते हैं उनसे तो हम फाइनेंशियल बुक बनाते हैं, और जो परसेंटेज दिए जाते हैं उनसे हम कॉस्ट बुक बनाते हैं। और यहाँ इन्होंने सिर्फ 3 सूचना दी, फैक्ट्री, ऑफिस, प्रॉफिट। बाकी सब पुरानी ही सूचना हम यहाँ दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों बुकों में दिखाए जाते हैं। तो पूरी बात क्या बनी? अगर हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है तो रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए पहले हमने प्रॉफिट लॉस बनाया, फिर हमने कॉस्ट बुक बनाया। दोनों जब बन जाएंगे, दोनों के परिणाम आ जाएंगे, फिर उससे हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। जो एक्चुअल अमाउंट दिए रहते हैं फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग के, उससे हम कॉस्ट बुक, फाइनेंशियल बुक बनाते हैं। जो परसेंटेज दिए रहते हैं उनसे हम कॉस्ट बुक बनाते हैं। यूनिट कॉस्टिंग तो आपको बनानी आती ही होगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। फिर मजदूरी जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री जोड़ दिया तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, हमने टोटल कॉस्ट लिख दिया। प्रॉफिट जोड़ देंगे, लागत मूल्य का 25% कहा है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हम रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, तो कॉस्ट बुक के अनुसार लाभ कितना आया? 14,150 ऐड लेस। फिर जब यहाँ हम लास्ट में चलेंगे तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, एक कॉस्ट बुक, एक फाइनेंशियल बुक। एक को आधार मानकर चलेंगे, दूसरा मिल जाएगा। अब तुलना शुरू करते हैं। ओपनिंग दोनों में एक बराबर है, परचेज दोनों में एक बराबर है, क्लोजिंग दोनों में एक बराबर है, वेजेस दोनों में एक बराबर है, कोई तुलना नहीं। जब बराबर है तो बातें खत्म है। फैक्ट्री, यहाँ पे दिक्कत है। कॉस्ट बुक में लिखा है 8,800, फाइनेंशियल बुक में लिखा है 8,650, तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है। तो कॉस्ट बुक में अगर कोई चीज़ ज़्यादा लिखी है तो जोड़ देंगे, फैक्ट्री, ओवरहेड, ओवरचार्ज,
इन कॉस्ट बुक कितने रुपए? 150। ऑफिस की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 6600 कॉस्ट बुक में, फाइनेंशियल बुक में लिखा है 6850। तो कॉस्ट बुक में कम लिखा है, घटा देंगे। ऑफिस अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ठीक। और कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में एक बराबर लिखे हैं और कुछ है ही नहीं। 150 जुड़ गया तो ये हो गया 14,300। 250 घट जाएगा तो यह जाएगा 14,050, ठीक। एडजस्ट 14,050 फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए रिकॉन्सिलिएशन का। पहले हमने फाइनेंशियल बुक बनाया, फिर हमने कॉस्ट बुक बनाया, और जब ये दोनों बन गए तब हमने रिकॉन्सिलिएशन बनाया। इन्हीं नियमों पर चलते हुए अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9। चलिए वो भी हम बना देते हैं, आप उसके बारे में बेफिक्र रहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मेट फिर से यही बनाना होगा, तो मैं फॉर्मेट नहीं मिटा रहा, देखिएगा कैसे। हमने दोनों बुकों के लिए फॉर्मेट दिखा दिया, एक फाइनेंशियल बुक के लिए और एक कॉस्ट बुक के लिए। क्लियर? चलिए फिर जब दोनों बुक मिल जाएगी तब हम रिकॉन्सिलिएशन बना लेंगे। जब दोनों बुकों की सूचना हमारे पास आ जाएगी तब हम रिकॉन्सिलिएशन बना लेंगे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं कैसे। इलस्ट्रेशन 9 देखिएगा। एक रेडियो निर्माता कंपनी जिसने 1 जनवरी 2016 को व्यवसाय आरंभ किया। एक रेडियो निर्माता कंपनी जिसने 1 जनवरी 2016 को व्यवसाय आरंभ किया आपको निम्न सूचना प्रदान करती है तथा आपको बेचे गए प्रति रेडियो सेट पर लाभ दिखाते हुए विवरण पत्र बनाने का आदेश देती है। पारिश्रमिक एवं सामग्री वास्तविक लागत पर कारखाना उपरिव्यय पारिश्रमिक पर 75% परसेंटेज है कॉस्ट बुक, तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय पर 30% चार्ज करना है, परसेंटेज है कॉस्ट बुक। 31 दिसंबर 16 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता द्वारा दिखाए गए लाभ से परिव्यय खातों द्वारा दिखाए गए लाभ का मिलान करते हुए आप एक विवरण पत्र तैयार कीजिए। सामग्री प्रति सेट 240, लेकिन ऊपर दिया हुआ 31 दिसंबर 2016 को कोई रेडियो सेट ना तो स्टॉक में था और ना ही उत्पादन की प्रक्रिया में था, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं, हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तथा वर्ष में बेचे गए रेडियो की संख्या 540 थी। सामग्री प्रतिशत 240, पारिश्रमिक प्रतिशत 80, विक्रय मूल्य प्रतिशत 600। वर्ष का वास्तविक लाभ दिखाते हुए यदि कारखाना व्यय 32,160 तथा कार्यालय व्यय 61,800 हो तो आवश्यक विवरण पत्र बनाइए। तो चलिए हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉस्ट शीट टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, आउटपुट। उत्पादन कितना हुआ था ज़रा देखिएगा कॉस्ट बुक में 540 का। अब मुद्दा ये बना
अगर हमें कोई भी क्वेश्चन हल करना है XYZ कोई भी, तो पहले तो दोनों बुक की सूचना चाहिए जो कि है, फिर दोनों बुक के परिणाम चाहिए जो कि नहीं दिए गए हैं। तो मतलब पहली चीज़ तो यह है कि हमें पहले दोनों बुक प्रिपेयर करनी होगी। हम पहले फाइनेंशियल बुक बनाएंगे, हम कॉस्ट बुक बनाएंगे। जब दोनों बुक बन जाएगी तब हम दोनों बुक के लाभों की तुलना करेंगे। मतलब हमें फाइनेंशियल बुक भी बनाना है, हमें कॉस्ट बुक भी बनाना है। दोनों बुक बना के दोनों बुकों के लाभों को हम रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। ठीक, अब कैसे? तो फाइनेंशियल बुक के लिए हमने बार बार बताया है, जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया होता है उससे हम फाइनेंशियल बुक बनाते हैं, और जो परसेंटेज दिया गया होता है उससे हम कॉस्ट बुक बनाते हैं। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि चूँकि वो अमाउंट दिया हुआ है पर यूनिट के आधार पर, तो पहले हम कॉस्ट बुक बनाएंगे फिर हम फाइनेंशियल बुक बनाएंगे। ठीक, क्या करिएगा, पहले हम फाइनेंशियल बुक नहीं बना पाएंगे, पहले हम कॉस्ट बुक बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, लेकिन याद रखिएगा जो एक्चुअल अमाउंट दिए गए हैं वो फाइनेंशियल बुक के लिए, और जो परसेंटेज दिया है वो कॉस्ट बुक के लिए। तो कॉस्ट बुक के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। कॉस्ट बुक के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल। और ज़रा देखिए कितने रुपए दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ 240 रुपये प्रति यूनिट। तो जितने सामान बने हैं उससे गुणा कर लेना है। 240 रुपये प्रति यूनिट, 540 सामान बना है, गुणा कर लेंगे, 1,29,600 का मटेरियल। क्लियर भाई, सिंपल सी बात है। मटेरियल दिया हुआ, सामग्री प्रति सेट 240 रुपये, तो जितने सेट बने हैं उतने से गुणा हो जाएगा। पारिश्रमिक बेजेज पर सेट कितना दिया हुआ है, बेजेज, तो बेजेज दिया हुआ है 80 रुपये, 540 बने उससे गुणा, 43,200 जोड़ देंगे तो 1,29,600, तो 1,72,800। तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना हुई। यहाँ 80 दिया हुआ जुड़ जाएगा, 320 आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। पुनः जान लीजिएगा भाई, मटेरियल और मजदूरी तो दोनों बुकों में दिखाए जाते हैं, मटेरियल और मजदूरी तो दोनों बुकों में दिखाए जाते हैं। तो यहाँ सूचना भी दी गई थी, और ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2016 का कोई भी रेडियो स्टॉक में नहीं था, और ना ही कोई वेस्टेज था उत्पादन प्रक्रिया में। कहा है 540 सामान है बना, तो 540 सामान के लिए रॉ मटेरियल, 540 सामान के लिए मजदूरी हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया। क्योंकि प्रति सेट दिया हुआ था 240, प्रति सेट पारिश्रमिक दिया था 80, तो जितने रेडियो बने हैं उससे गुणा कर दिया। ठीक, जितने रेडियो बने उससे गुणा कर दिया। ये आ गया 540 गुणे 240, और ये आ गया 540 गुणे 80। अब ऐड आता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब अगर फैक्ट्री की बात आई तो यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट दिया जाता है वो फाइनेंशियल बुक के लिए है, जो परसेंटेज दिया जाता है वो कॉस्ट बुक के लिए। तो क्वेश्चन में ऊपर ही परसेंटेज दिया था, कारखाना उपरिव्यय पारिश्रमिक पर 75%, फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 75% ऑफ वेजेज, तो मजदूरी पर 75%, तो मजदूरी है 43,200 का 75%, 32,400 जोड़ देंगे 1,72,800 में, 2,05,200। ठीक, तो ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। ऐड ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस पर होने वाले खर्च। परसेंटेज की ही बात करिएगा, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ है, कारखाना उपरिव्यय पर 30% चार्ज करना। ये कारखाना लागत है और ये कारखाना उपरिव्यय, कारखाना उपरिव्यय पर 30% चार्ज करना है। 30% ऑफ वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट पर 30% कहा, इंग्लिश में वर्क कॉस्ट पर 30% कहा है। तो 2,05,200 का 30%, 61,560। ठीक, अब ये जुड़ जाएगा
दिया गया 2,66,760 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, बन के तैयार हो गया। अब अगर इतना बन के तैयार हो चुका है तो जितनी चीज़ें यहाँ पे मिल गई, अब सेल की बात करते हैं, विक्रय व्यय, सेल या सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ 600 रुपये में एक सामान बिका है, 540 सामान बने थे, तो 540 सामान बने थे, 600 रुपये में एक सामान बिका है, 540 सामान बने थे, 600 रुपये में एक सामान बिका है, तो 3,24,000 रुपये में बिका है, 3,24,000 रुपये में बिका है। कितने रुपए का सामान? 2,66,760 का, 57,240 रुपये का फ़ायदा, 57,240 रुपये का फ़ायदा। किस बुक में? कॉस्ट बुक में। एक बुक की तो सूचना मिल गई। यूनिट कॉस्टिंग बनाना आप सब में 540 से भाग कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा। उतना कर सकते हैं, सीखे हैं, पीछे पढ़े हैं। मटेरियल मजदूरी जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री मजदूरी का 75% जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट। ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस ऑन कास्ट ऑफिस ओवरहेड का 30%, ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 30% कहा है, जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट आया कैसे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब यहाँ वही सूचना आगे बढ़ाते हैं। टू रॉ मटेरियल, टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वहाँ कितना लगा? 1,29,600। टू वेजेज, टू वेजेज 45,200। एक्चुअल अमाउंट यहाँ जो लगा होगा फैक्ट्री का और ऑफिस का, एक्चुअल अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा। देखिए एक्चुअल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है कारखाना व्यय 32,160 और ऑफिस 61,800। ठीक, बाई सेल, सेल यहाँ ऑलरेडी निकल के आया था 3,24,000। ठीक, बन के तैयार 3,24,000, 3,24,000 इधर भी होना चाहिए। और तो कोई सूचना है नहीं। मैंने बार बार ये कहा मटेरियल और मजदूरी तो सेम मानेंगे, और जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया है वो फाइनेंशियल बुक का है। ठीक, जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया है वो फाइनेंशियल बुक का है, और जो परसेंटेज दिया गया है वो कॉस्ट बुक का है। परसेंटेज से हमने कॉस्ट बुक बना ली और एक्चुअल अमाउंट से हमने फाइनेंशियल बुक बना ली। मटेरियल और मजदूरी दोनों में सेम, फैक्ट्री और ऑफिस एक्चुअल अमाउंट दिया ही हुआ है। क्लियर, एक्चुअल अमाउंट दिया है भाई, वर्ष का वास्तविक लाभ दिखाते हुए यदि कारखाना व्यय 32,160। तो चलिए 1,29,600 प्लस 43,200, 32,160, 61,800, 2,66,760 हो रहा है, 3,24,000 में से घट जाएगा तो 57,240 रुपये फ़ायदा। अब ये नेट प्रॉफिट आ गया फाइनेंशियल बुक का। अब हमें दोनों बुक मिल चुकी हैं, तब हमें बनाना होगा रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक को आधार मानेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कितना आया है? 57,240। कुछ चीज़ जोड़ जाती है, कुछ चीज़ घट जाती है, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कितना आया है? वो भी 57,240 है। अरे वाह, दोनों बराबर। देखते हैं भाई, जब दोनों बराबर है तो रिकॉन्सिलिएशन तो बिल्कुल एकदम एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, कुछ चीज़ें घट गई। फैक्ट्री उधर था 32,400 और उधर था 32,160, तो मटेरियल दोनों में सेम है, वेजेस दोनों में सेम है। फैक्ट्री 32,400 कास्ट बुक में और 32,160 फाइनेंशियल बुक में, तो कॉस्ट बुक में है ज़्यादा तो जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवर चार्ज, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक। अब देखिएगा दोनों में बराबर है, फिर भी रिकॉन्सिलिएशन बन रहा है। तो यहाँ ये 32,160 लिखा, वहाँ 32,400, मतलब इसमें 240 ज़्यादा है, कॉस्ट बुक में जोड़ दिया। अब बात आई ऑफिस की। ऑफिस कॉस्ट बुक में लिखा है 61,560 और इधर लिखा है 61,800, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ ऑफिस 240 रुपये कम लिखा है,
तो घट जाएगा। ऑफिस अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक 240, तो ये 240 जुड़ा तो आ जाएगा 57,480। फिर ये 240 घटेगा, फिर 57,240। क्लियर? मतलब एक चीज़ बढ़ी है और एक चीज़ घटी है। फैक्ट्री यहाँ ज़्यादा लिखा है तो जोड़ दिया, ऑफिस यहाँ कॉस्ट बुक में कम लिखा है तो घटा दिया। नियम यही पढ़े हो, कम को कम कर देते हैं और ज़्यादा को ज़्यादा करते हैं कॉस्ट बुक में, अगर कॉस्ट बुक आधार हो तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ ये देखा, पहले हमने फाइनेंशियल बुक बनाया, फिर हमने कॉस्ट बुक बनाया, फिर रिकॉन्सिलेशन। जो दोनों में समान है उसको छोड़ दिया। कॉस्ट बुक में जो चीज़ ज़्यादा लिखी है जोड़ देंगे, कॉस्ट बुक में जो चीज़ कम लिखी है घटा देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं और पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।